हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CG वन शॉट। आज हम बात करने वाले हैं सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के आने वाली वैकेंसी के बारे में। तो टोटल शिक्षक भर्ती में 5000 पद आने वाले हैं, जिसमें से 200 पद सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के रहने वाले हैं। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखते हैं कि इसकी शैक्षणिक अर्हता क्या है। इसकी शैक्षणिक अर्हता है केवल 12वीं पास, लेकिन आपको साइंस में 12वीं पास होना पड़ेगा, यानी कि मैथ्स और बायो, ये दोनों स्ट्रीम्स इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद इसकी सैलरी की बात करें हम, तो इसकी सैलरी जो रहेगी वो रहेगी 40,000 से 45,000 रुपये के आसपास इसकी सैलरी रहेगी। अब हम इसके सिलेबस के बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो इसका सिलेबस जैसे कि आप देख सकते हो, इसके सिलेबस के बारे में जानकारी जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 सब्जेक्ट जो हैं इसमें मेन रहने वाले हैं, जिसमें से ये तीनों सब्जेक्ट मिला करके 100 नंबर का आएगा, जो कि पूरे पेपर का 2/3 होता है। अब उसके बाद जो है हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाएं हैं, 15-15 नंबर के आएंगे। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी है वो 10 नंबर का आएगा, और सामान्य ज्ञान 10 नंबर का आएगा। ये टोटल जो है 150 नंबर का पिछली बार 2019 में पेपर हुआ था, उसके अनुसार है। अभी वर्तमान में जो है पेपर 100 नंबर का हो रहा है। तो अगर मान लो पेपर 100 नंबर का हुआ, तो ये सिलेबस में भी जो विज्ञान का जो वेटेज रहेगा वो 100 का 2/3, मतलब लगभग 67 प्रश्न जो है साइंस से देखने को आपको मिल सकते हैं। तो अब हम ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस की बारीक अंदर डिटेल्ड सिलेबस के बारे में अंदर घुस के देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये फिजिक्स का सिलेबस दिख रहा है यहाँ पर। फिजिक्स के सिलेबस में पहला चैप्टर है आपका गति। तो गति के बारे में ये बारीकियाँ लिखी हुई है। देखो, गति का वर्णन, चाल, वेग, गतियों के ग्राफ, अलग अलग चाल वाली एक समान गति, रुकने का ग्राफ, असमान गति, त्वरण, गति के समीकरण, ये सब लिखे हुए हैं। दूसरा चैप्टर है आपका बल एवं गति के नियम। जैसे कि गति के 3 नियम हैं, प्रथम नियम, दूसरी नियम, तृतीय नियम। तो ये तीनों नियम दिए हैं आपको, इसको पढ़ना पड़ेगा। संवेग संरक्षण का नियम है, जड़त्व का नियम है, ये है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में चैप्टर दिया हुआ है, तो गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वीय तरंग, मुक्त पतन, द्रव्यमान भार, गुरुत्वीय केंद्र ज्ञात करना, स्थिरता, ये सब है। चैप्टर 2 में दिए है जैविक संसार में संगठन, यानी कि जैव विविधता एवं बायोडाइवर्सिटी, और उसका क्लासिफिकेशन के बारे में दिया गया है। तो ये विटियर का वर्गीकरण आपको पढ़ना पड़ेगा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, पादप जगत एनिमेलिया, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो है 2.2 में जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के बारे में, सेल के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। सेल की पूरी डिटेल आपको अध्ययन करना पड़ेगा, जैसे कि कोशिकाओं का अवलोकन, कोशिका का अध्ययन, प्रारूप कोशिका, कोशिका का संगठन, अंतःझिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य केंद्रक, जालिका, गोल्जी कॉइल, लाइसोसोम, रिक्तिकाएं, अंतःझिल्ली, कार्यप्रणाली, ये सब, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, कोशिका सिद्धांत, ये सब चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है बहुकोशिकी संरचना, ऊतक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये ऊतक, सबसे पहले कोशिका पढ़े, फिर ऊतक पढ़े, कोशिका से मिलकर बनता है ऊतक। तो ऊतक के बारे में आप कैसे जानकारी प्राप्त हुआ, ऊतकों का समूहीकरण, पादप ऊतकों का समूहीकरण, जंतु ऊतक, पादप ऊतक, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। त्वचा का ऊतक, पेशीय ऊतक, ऊतकों के कार्य, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद देखते हैं अगला चैप्टर जो है वो है हमारा स्वास्थ्य। तो ये हेल्थ के बारे में है। स्वास्थ्य से अभिप्राय, रोग लिखा हुआ है। ये जीवाणु से संबंधित रोग, विषाणु से संबंधित रोग, बैक्टीरिया, फंगी, ये सब चीज़ आता है ना। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। रोग एवं रोग का कारक कौन कौन सा है, रोग फैलाने के साधन, ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति, रोकथाम, ये सब चीज़ को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर प्राकृतिक आवास के बारे में, ये इन्वायरमेंट से संबंधित चीज़ है। उसके बाद कचरा और उसका प्रबंधन, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ये देखो, यहाँ से केमिस्ट्री आ जाता है। केमिस्ट्री में पदार्थ, प्रकृति और संरचना, द्रव्यमान संरक्षण क्या है, चारों ओर का पदार्थ मिश्रण कौन कौन सा होता है, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। विलियन का गुण है, विलियन का गुण धर्म, विलियन का प्रकार, निलंबन, कोलाइड, ये सब क्या होते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्र धातु क्या है। परमाणु संरचना के बारे में पढ़ना पड़ेगा। परमाणु की कहानी, कितनी नई कितनी पुरानी, यानी कि जो परमाणु का आवर्त सारणी वगैरह जो बना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब जितने भी परमाणु आए, तो ये जैसे एस ब्लॉक के ये धातु होते हैं, ये पी ब्लॉक के होते हैं, ये डी ब्लॉक के होते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट यहाँ पर 2 रखा रहता है। तो ये सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये वही लिखा हुआ है, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक परमाणु भार, और फिर रासायनिक सूत्र और मोल संकल्पना के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये लगभग जो है छत्तीसगढ़ बोर्ड के 9th 10th का सिलेबस दिया हुआ है आपको, लेकिन आपको आगे बढ़ करके 11th और 12th का सिलेबस भी कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार के पेपर से आप सबक ले सकते हो कि इतना आसान पेपर नहीं आता है। ये 11th और 12th के लेवल का पेपर आता है, तो आपको 11th 12th का लेवल कवर करना पड़ेगा। ये सिलेबस जो दिया रखा है ये 9th और 10th का है। इसके बाद देखते हैं रासायनिक आबंधन एवं क्रियाएँ। तो रासायनिक आबंधन देखो, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सहसंयोजी बॉन्ड बनाते हैं लोग, उन सब के और यौगिकों के गुण वगैरह भी दिए हुए हैं इसमें। फिर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण,
रासायनिक समीकरण के बारे में, उसको बैलेंस करना, उसको लिखना, है ना, उसको संतुलित करना यानी बैलेंस करना। फिर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितना टाइप का होता है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, ये सब अभिक्रियाएँ हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन ये पूछता है। गैस के निकलने के अभिव्यक्त करना, अवक्षेप बनना, ये सब पूछते हैं। हाइड्रोकार्बन, श्रृंखलन यानी कि जो सीरीज़ होता है CH ऐसा बनते जाता है ना, वो श्रृंखलन होता है। हाइड्रोकार्बन का संघनित निरूपण, एल्केन, सतत श्रृंखला वाले एल्केनों का नामकरण, भौतिक गुणधर्म, क्रमिक साकेत श्रृंखला और समावयवता, ये सब चीज़ इसमें दिया हुआ है। उसके बाद देख सकते हैं आप ऊर्जा सिद्धांत, प्रकृति, स्रोत। ऊर्जा में देखिए आप कार्य एवं ऊर्जा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कार्य को W से दिखाते हैं, वर्क W = F × D, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, ठीक है, ये होता है। फिर गतिज ऊर्जा की गणितीय व्याख्या। गतिज ऊर्जा यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी होता है, बटा 2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। ये सब आपको फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इससे जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं इससे। ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों से आते हैं, ठीक है। फिर साउंड यानी कि ध्वनि के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तरंग दैर्ध्य, आयाम, काल, आवृत्ति, ध्वनि तरंगों की चाल, श्रव्यता, परास, ये सब जो है ध्वनि चैप्टर के अंतर्गत आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद जो है कोयला, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल्स, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसमें से कोयला के प्रकार होता है, जैसे पीट सबसे लो क्वालिटी का कोयला होता है। उसके बाद लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। तो जो बिटुमिनस प्रकार का कोयला है यही छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और भारत में भी सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है। एंथ्रेसाइट सबसे हाई क्वालिटी का कोयला होता है और सबसे लो क्वालिटी का कोयला पीट होता है। कई बार इसी को जो है सीक्वेंस में अरेंज करने दे देता है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, CG व्यापम में भी आता है और CGPSC का तो फेवरेट है। कोयले का ग्रेड यही, मतलब यही, इसमें 40% कोयला होगा, इसमें लगभग 60% कोयला होगा, यही ग्रेडिंग हो जाता है। फिर छत्तीसगढ़ में कोयला, पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन, प्लास्टिक का पुनः चक्रण, ईंधन का दहन, जीवाश्म बढ़ते उपयोग, पर्यावरण पर प्रभाव, उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है तो उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, यही सब इसके प्रभाव होते हैं। आगे देखते हैं हम केमिस्ट्री में ही अम्ल, क्षार एवं लवण। ये देखिए कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं अम्ल एवं क्षार। कैसे करें अम्ल और क्षार की पहचान। जैसे कि एक पहचान होता है लिटमस टेस्ट। तो लिटमस टेस्ट को याद रखने के लिए आप एक शब्द याद रखना, अनिल। तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये इस टाइप से चीज़ का लिटमस टेस्ट होता है अम्ल और क्षार का टेस्ट। कैसे करें अम्ल क्षार की पहचान। रासायनिक गुणधर्म क्या होता है अम्ल का, क्षार का। आयनीकरण क्या होते हैं, हाइड्रोजन से अम्ल, हाइड्रोजन है, क्या वे सब अम्ल होते हैं या नहीं होते। अम्ल और क्षार में प्रबल अम्ल कौन है, प्रबल क्षार कौन है, जैसे कि HCl प्रबल अम्ल है, H2SO4 भी प्रबल अम्ल है। उसके बाद प्रबल क्षार बोलेगा तो KCl प्रबल क्षार है, ठीक है। इस टाइप से आपको उदाहरण कुछ कुछ याद करने पड़ेंगे। उसके बाद आवर्त सारणी का पूरा आपको अध्ययन करना पड़ेगा। आवर्त सारणी जनरली आप देखोगे तो ऐसा रहता है ना, ये ऐसा, और यहाँ पर कुछ तत्व होते हैं। तो ये जो तत्व होते हैं ये S ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ये वाले P ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं और ये D ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। नीचे में जो 2 ब्लॉक दिया रहता है ये जो होता है F ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये जो होता है रेडियोधर्मी एलिमेंट होता है, इसलिए इसको अलग से रख दिए गए हैं, ठीक है। उसके बारे में विस्तृत चर्चा हम अपने लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, पूरा डिटेल लेक्चर लूँगा मैं, ठीक है। अब देखते हैं तत्वों को क्रम में जमाना। सबसे पहले इसको कौन बनाया था, ये आवर्त सारणी सबसे पहले कौन बनाया था। फिर मेंडलीफ का आवर्त सारणी, मेंडलीफ कौन था, क्यों बनाया। ये डोबेराइन का त्रिक नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, लोथर मेयर का परमाणु वक्र, मेंडलीफ का आवर्त सारणी, ठीक है। फिर मेंडलीफ आवर्त सारणी, फिर आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी, ये मोसले ने बनाई थी, ठीक है। तो मेंडलीफ आवर्त सारणी में क्या क्या गलतियाँ थी जिसके कारण मोसले की आवर्त सारणी को ज़्यादा मान्यता दी गई है। तो ये जो है ये सब चीज़ जो है मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, आप चैनल से जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी, तो इसमें तत्वों के गुण के हिसाब से इसको जमाया गया है। संयोजकता, परमाणु आकार, धात्विक, अधात्विक। जैसे कि धात्विक गुण है, यहाँ से इधर जाओगे तो ये कम होते जाता है ना। S ब्लॉक से P ब्लॉक की ओर जाओगे तो धात्विक गुण कम होते जाते हैं, यानी कि जो S ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ये जो होते हैं ये धातु होते हैं और P ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं ये अधातु होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आकार भी देखना, इधर से इधर जाने पर कम होता है या बढ़ता है, वो सब आपको आगे के लेक्चर्स में पता चलेगा। आयनन ऊर्जा, विभव, ये सब जो है टोटल पीरियोडिक टेबल पर निर्भर करता है, ठीक है। इसके बाद धातु एवं धातुकर्म। धातुओं के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, धातु के रासायनिक गुणधर्म, अभिक्रिया, जब धातुएं अम्लों से क्रिया करती हैं तो क्या होता है, जब धातु का जल से क्रिया होता है तो क्या होता है, ये सब चीज़ आपको जानने को मिलेगा, सबको जानना पड़ेगा आपको। धातुओं की प्राप्ति, छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज एवं सल्फाइड, कार्बोनेट अयस्क का
ऑक्साइड में परिवर्तन, अपचयन, धातुओं का शोधन, लोहा, लोहे का धातु कर्म, संक्षारण, जंग लगना, जंग कैसे लगता है, लोहे पर जंग लगना। इसी लोहे पर जंग लगने की क्रिया को समझाते हुए हम गैल्वेनाइजेशन को पढ़ेंगे। गैल्वेनाइजेशन मतलब लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है जिससे लोहे में जंग नहीं लगता है। उसके बाद फिर अधातुओं का रसायन है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो अधातुओं मतलब ये पूरा पी ब्लॉक का एलिमेंट जो इस तरफ का है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, इन लोगों का केमिस्ट्री कैसा चलता है वो पढ़ना पड़ेगा। इनमें कौन कौन से गुण होते हैं, आवर्त सारणी में स्थान कहाँ है, जैसे ये देखो आप यहाँ पर हैं 16, 17, 18, ये लगभग इधर इन लोग का स्थान होता है। धातुओं के बीच अभिक्रिया, धातुओं के आसपास के अभिक्रिया, ऑक्साइड के साथ इनकी क्या प्रकृति होती है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। हाइड्रोजन के उपयोग, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि, नाइट्रोजन के रासायनिक गुणधर्म, ये सब चीज़ धातुओं के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद दैनिक जीवन में रसायन, ये तो आपको देखना ही पड़ेगा, जैसे कठोर जल, मृदु जल, जल की कठोरता का कारण, कठोरता में प्रकार, पीने का पानी, जल प्रदूषण, साधारण नमक, साधारण नमक का फार्मूला होता है NaCl, इसको आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। फिर कपड़ा धोने का साबुन और खाने का सोडा, इन दोनों का इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, विरंजक चूर्ण, ये CaO, Cl2 ये जो होता है ये विरंजक चूर्ण का फार्मूला होता है, क्लोरीन गैस के कारण बनता है। ये सीमेंट है, जमुना, छत्तीसगढ़ में सीमेंट का उद्योग कहाँ कहाँ पर है, ये सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा। फिर हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, ये जिसमें एल्कोहल मेनली आता है, इसको आपको देखना पड़ेगा। एल्कोहल का नामकरण, एथेनॉल, औद्योगिक उत्पादन गुण, एल्कोहल का गुणधर्म, एल्केलाइक अम्ल, शीघ्र सिरका विधि, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन का पर्यावरण पर प्रभाव, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। ऊष्मा एवं ताप के बारे में फिर बात किया गया है। तो ऊष्मा एवं ताप में कितना गर्म, कितना ठंडा, तापमान कैसे मापे जाते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा के मात्रक, ऊष्मा का संचरण, चालन, संवहन और विकिरण, ये सब। जैसे चालन जो होता है वो ठोस में होता है, संवहन जो होता है वो द्रव में होता है, और विकिरण जो होता है ये गैस में होता है। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम अपने आने वाले लेक्चर्स में, उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ऊष्मा का फिर प्रभाव होता है, कौन कौन से ऊष्मा के प्रभाव होते हैं। फिर ताप में वृद्धि, ऊष्माधारिता, ऊष्मीय प्रसार, ठोस में ऊष्मीय प्रसार, द्रव में ऊष्मीय प्रसार, गैसों में ऊष्मीय प्रसार, यही। फिर गलन की गुप्त ऊष्मा, ये सब चीज़ के बारे में बात किया जाएगा। फिर ऊर्जा का जो स्वरूप एवं स्रोत है, देखो 2 टाइप का ऊर्जा होता है, एक तो नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। परंपरागत स्रोत जो होता है वो नॉन रिन्यूएबल है, जैसे कि हम कोयले के ऊपर निर्भर रहते हैं, पेट्रोलियम है, ये सब जो है परंपरागत स्रोत में आते हैं। और जैसे कि सौर ऊर्जा हुआ, सोलर ऊर्जा है ना, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब नॉन रिन्यूएबल होते हैं। ठीक है। तो ये गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत में आते हैं। अब इसके बाद फिर ये फिजिक्स का चैप्टर है, जैसे कि प्रकाश के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ये इस वाले चैप्टर, ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इसको बहुत डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। समतल दर्पण पर परावर्तन द्वारा प्रतिबिंब रचना, परावर्तन के नियमों का अध्ययन, समतल दर्पण के घूमने पर परावर्तित किरण का प्रभाव, समतल दर्पण पर बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बनना, ये वस्तु का प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन बहुत आता है ना, इसके बारे में भी हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में बात करेंगे। फिर प्रकाश का समतल सतह पर अपवर्तन, ये अपवर्तन देखो, अपवर्तन क्या होता है, ये प्रकाश आया यहाँ और यहाँ से जो है अपवर्तित हुआ, तो ये प्रकाश यहाँ से ऐसे चला जाएगा, मतलब ये आया प्रकाश ऐसा गया, तो उसका मतलब ये है कि प्रकाश जो है अभिलंब की ओर झुक गया। देखो यहाँ ये अभिलंब की ओर झुका हुआ दिख रहा है आपको, ऐसा हल्का सा। और ये जैसे ये प्रकाश आया, सतह से टकराया और वापस चला गया, तो ये देखो, ये जो होता है आपतन कोण होता है, ये परावर्तन कोण होता है, और ये होता है अभिलंब। तो ये और ये जो होता है परावर्तक सतह होता है। इसके बारे में अपवर्तन, अपवर्तनांक और परावर्तनांक के बारे में, परावर्तन के उदाहरण, ये सब, क्रांतिक कोण क्या होता है, वो सब चीज़ के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे पूरे लेक्चर्स में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर देखते हैं प्रकाश का परावर्तन गोलीय सतह से। गोलीय सतह से मतलब जैसे गोला हो गया, तो एक बनता है इससे उत्तल लेंस और एक बनता है इससे अवतल लेंस। ठीक है। तो उत्तल लेंस में ऐसे आएगा, परावर्तन ऐसा हो जाएगा। तो यही इसके बारे में, जैसे इमेज कहाँ पर बनता है, ये जैसे फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या है, गोलीय दर्पण से एफ यू एम वी में संबंध, जैसे 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये जो होता है ये सूत्र है। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कब u को प्लस लेना है, कब u को माइनस लेना है, इससे न्यूमेरिकल आता है, यानी कि गणितीय क्वेश्चंस आता है। तो इसको, जो गणितीय क्वेश्चंस आए उसको डिस्कस करने के लिए भी आप आगे के लेक्चर्स में बने रहना। ये गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन है ना, ये परावर्तन है, ये परावर्तन। तो प्रतिबिंब रचना,
यानी कि इमेज, अगर यहाँ से आ रहा है तो इमेज फोकस पे बनेगा, ठीक है। अनंत से आ रही विकिरण की जो इमेज है वो फोकस पे बनती है। इस प्रकार हर 4-5 सिनेरियो है उसमें जो इमेज का फॉर्मेशन है उसी से बार बार क्वेश्चन पूछता है, और इतना बार पूछ चुका है कि अब तो ठंडा पड़ गया समझो। तो इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसमें आप लगे रहिए। अब देखिए, जैसे कि कुछ परिभाषाएं भी पूछता है गोलीय लेंस के बारे में। गोलीय लेंस से प्रतिबिंब रचना के नियम क्या क्या हैं, है ना। गोलीय लेंस द्वारा प्रतिबिंब रचना वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए। अब जैसे कि ये मान लो ये है अवतल लेंस और ये है इसका अक्ष, तो अनंत से अगर मान लो कोई विकिरण आ रहा है तो ये जो है अवतल लेंस से टकराने के बाद इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पे बनता है। ऐसा, ये ऐसा निकलेगा, ये ऐसा आ रहा है, ऐसा आएगा, या टकराएगा, ऐसा निकलेगा, यहाँ से भी ऐसा आएगा, ऐसा टकराएगा, ऐसा निकलेगा। तो ये जो है इसको बोलते हैं फोकस। अनंत से आने वाली विकिरण जो है अवतल लेंस से टकराने के बाद फोकस पर मिलती है। ये और वस्तु का इमेज जैसे यहाँ पर बहुत बड़ा है ना, तो यहाँ पे बिंदु आकार का आप देख रहे हो, बिंदु आकार का। तो वैसे ही अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो कहाँ पे इमेज बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में इमेज बनेगा। वक्रता केंद्र पे रहेगा तो वक्रता केंद्र पे बनेगा। इस पूरा डिटेल में हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर वही यू वी और एफ में संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट संबंध है। इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इससे गणितीय क्वेश्चंस आते हैं, है ना। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे आगे। फिर विद्युत धारा, विद्युत परिपथ के बारे में, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ये आपका कोर्स हो गया। विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, ओम का नियम, धारा, प्रतिरोध एवं चालकता, यही जो आप बचपन से पढ़ते हो, V = IR, यही इसी के बारे में बात हो रहा है। V वोल्टेज हो जाता है, I करंट हो जाता है, और R जो है प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। इससे आप 2-3 फार्मूले निकाल सकते हो, जैसे कि R = I/V, है ना। ऐसे 2-3 फार्मूले निकाल के इससे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो चुंबकीय बल रेखाएं, जैसे चुंबक है ये, तो यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ पे साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ जो है ये चुंबकीय बल रेखाएं आती हैं, ऐसे इनका ट्रैवलिंग होते रहता है। वैसे ही इधर भी होगा। तो इनके क्या गुण धर्म हैं और इनके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में भी बात करेंगे हम। ये धारावाहिक चालक, कुंडली, नीचाग्रत, ऐसा ऐसा कुछ आता है। ये सब जैसे कि ये परिनालिका बोल देते हैं उसको, कई जगह कुंडली बोलते हैं, जैसे डायनेमो हैं, ये सब चीज़ जो है इन्हीं सिद्धांतों पर काम करते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये सब चीज़ हमको पढ़ना पड़ेगा। फिर जीवों का विकास, जीवों के विकास में आवास और उनका भी प्रभाव, है ना। फिर बीगल का सफ़र, ये सब। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर है अनुवांशिकी, जिसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। अनुवांशिकी में अगर पढ़ रहे हो तो आप मेंडल को नहीं भूल सकते। मेंडल से क्वेश्चन आता ही है। एक इसका प्रयोग किसने पे किया था, जैसे कि मटर पे किया था, कितने गुण लिए थे, 7 गुण लिए थे। तो ये सब के ऊपर है, जैसे कि ये देखो मेंडल का नियम, है ना। इस मेंडल, लेकिन अनुवांशिकी का टॉपिक चल रहा है तो आप मेंडल को ही फोकस करो। मेंडल का आवर्त सारणी, पौधा, अनुवांशिकी, तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और ये जो है, ये जो रोग है, ये जीन है, जीन वगैरह से भी आता है। और इसमें हम थोड़ा आगे जाकर वो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी आ रही है जो अभी, उस पर भी बात करेंगे। CRISPR 9 टेक्नोलॉजी जो आई है उस पर भी बात करेंगे। फिर ये बायोलॉजी का चैप्टर है, पोषण, परिवहन, श्वसन और उत्सर्जन। तो आप जानते हो जैसे कि तंत्रों का विकास, पाचन और उससे जुड़ी व्यवस्था, पाचन प्रक्रिया, पाचन तंत्र कार्य, तंत्र में रक्त की भूमिका, यही जो है परिसंचरण करवाता है, यही जो है ना ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। लसिका क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। फिर ये नेफ्रॉन, जो हमारे दिमाग की जो संरचना होती है ना, उसकी सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है ना, वैसे दिमाग की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो नेफ्रॉन होती है, ठीक है। इसके बाद हम जैविक प्रक्रियाएं, नियंत्रण और समन्वय के बारे में जानेंगे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए आप अंग और तंत्रिकाएं। फिर ये जैविक प्रक्रिया, प्रजनन, वृद्धि और हार्मोन्स, वही सब है, इसको पढ़ना पड़ेगा। देखो प्रजनन, वृद्धि, प्रजनन कैसे होता है, नर मादा शरीर में बनना, वही जीन है, जीन क्या होता है। फिर XY क्या, क्रोमोसोम क्या होता है, XX क्या होता है, XX मिलने से लड़की बनते हैं, XY मिलने से लड़के बनते हैं। ये सब चीज़ को पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। उसी को बोलते हैं कोशिका विभाजन। फिर विभाजन की अवस्था, कोशिका का जीवन काल, लैंगिक प्रजनन क्या होता है, समसूत्री विभाजन, कोशिका विभाजन, लैंगिक प्रजनन, युग्मक बनना, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। और ये पर्यावरण से संबंधित चैप्टर हैं। इसके बाद जो है हिंदी का देख लेते हैं आप।
हिंदी में आपको पढ़ना पड़ेगा स्वर, व्यंजन, वर्तनी, ये पहला चैप्टर है। फिर लिंग, वचन, काल पढ़ना पड़ेगा। हिंदी लगभग संपूर्ण सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा हिंदी में, कुछ नहीं छूटेगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, समास, रचना प्रकार, संधि, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, संधि, रस, अलंकार, दोहा, संध, छोटा, सब पढ़ना पड़ेगा। व्याकरणिक सिद्धियाँ, शब्द रचना, शब्द प्रकार। इसके लिए आप लूसेंट की एक बुक ले लीजिएगा, वो पर्याप्त है। और इंग्लिश के लिए भी सेम, आप लूसेंट की बुक ले लीजिएगा, लूसेंट की बुक पर्याप्त है, उसी को पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन, वोकेबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम आता ही है, वन वर्ड आता ही है, स्पेलिंग वाला चेक करना आता ही है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कंप्यूटर में आते हैं कंप्यूटर के भाग से। ये CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, प्रिंटर के प्रकार से बहुत क्वेश्चन आते हैं। कौन सा इसमें इंकजेट प्रिंटर है, कौन सा लेज़र जेट प्रिंटर है। तो ये प्रिंटर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि ड्रम प्रिंटर दे दिया, तो वो कौन सा प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर, इंकजेट है, लेज़र जेट है, या नॉन इंक प्रिंटर है, वो सब आपको बताना रहता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, ये तो करंट वाला ही क्वेश्चन पूछता है। MS-DOS तो बहुत बार आया, बहुत ज़्यादा बार, मतलब व्यापम का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये। और उसके बाद फिर ये सामान्य जानकारी बोल दिया है। इंटरनेट के में देखिए IPv4 और IPv6 के बारे में आता है। TCP/IP मॉडल के बारे में क्वेश्चन कुछ आते हैं। एंटीवायरस के बारे में क्वेश्चन आता है। मल्टीमीडिया, ये तो नॉर्मली आप जानते हो। टेक्स्ट, इमेज फाइल वगैरह, CD DVD भी आप जानते ही हो। ये सर्च इंजन को थोड़ा देख के जाना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अल्टा विस्टा के बारे में एक दो बार क्वेश्चन आया है। यूट्यूब के बारे में क्वेश्चन आते हैं। सर्च इंजन के बारे में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको अच्छे से देख के जाना। फिर सामान्य ज्ञान में लगभग ये लिखते हैं 10वीं तक का ही ज्ञान, बाकी ज्ञान तो आता है भाई फिर पूरा कॉलेज लेवल का आता है ना, तो इसमें सब पढ़ना पड़ेगा आपको। देखो ये संविधान लिखा हुआ है, संविधान पढ़ना पड़ेगा। इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन है, ये भी पढ़ना पड़ेगा। फिर अर्थव्यवस्था भी है, भूगोल भी है, और सामान्य विज्ञान भी है। विज्ञान तो ऑलरेडी पढ़ोगे ही आप। फिर छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य जानकारी भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये आपका जो है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का कंप्लीट सिलेबस है। आने वाले समय में हम पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे आपको। आप बस चैनल से जुड़े रहिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम अभी बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री सब के लेक्चर्स धीरे धीरे अपलोड करते जाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।